हाँ तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट स्टेंजा की, जो स्टार्ट हो रहा है फॉर दाई से लेकर द फेट 93 से 96। ओनली 3 लाइन्स आर देयर फॉर एक्सप्लेनेशन। यहाँ बेटा एक शब्द आ रहा है स्टार्टिंग में ही, फॉर। यहाँ ये किसके लिए आया है? देखिए, फॉर द शेक ऑफ द कंट्री जेंटलमैन, अर्थात जो देहाती लोग हैं, सज्जन पुरुष है, ये शब्द उनके लिए आया है। अनमाइंडफुल का तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, विदाउट केयरिंग फॉर, बिना परवाह के, बिना देखभाल के। अनऑनर्ड अर्थात बिना सम्मान के। आर्टलेस साधारण, टेल्स कथाएं गाथाएं, रिलेट व्यक्त करना, इफ चांस संजोगवश, गंभीरतापूर्वक, बाय लेड यानी कि इंस्पायर्ड बाय सम सॉलिटरी थिंकिंग। अब हम यहाँ से बेटा बात करेंगे थोड़ी सी ऑटोबायोग्राफी की। इन पंक्तियों में हमें ऑटोबायोग्राफी दिखाई दे रही है कुछ। इन पंक्तियों में कवि कहता है दैट ही हैज़ डिस्क्राइब्ड इन ए सिंपल होमली मैनर द लाइफ स्टोरी ऑफ द सिंपल फार्मर्स, कि उसने बड़े गरीब साधारण से लोगों के जीवन की कहानी को बड़े ही साधारण तरीके से व्यक्त कर दिया है। वो गांव वाले जो लाइंग बरीड इन देयर ग्रेव्स, जो अपनी कब्रों के अंदर मृत पड़े हैं, विदाउट अचीविंग ऑनर और फेम, बिना सम्मान और प्रसिद्धि प्राप्त किए इन देयर लाइफ, अपने जीवन में। ही थिंक्स दैट, कभी ये भी कहता है कि आफ्टर डेथ व्हेन ही टू वुड बी बरीड, ऑटोबायोग्राफी शुरू हो चुकी है बच्चों। कभी सोचता है कि मृत्यु के बाद जब वो भी मर जाएगा और उसको भी गाड़ दिया जाएगा इन हिज ग्रेव, उसकी अपनी कब्र में, तो सम जेंटलमैन ऑफ ए कंटेम्पलेटिव फ्रेम ऑफ माइंड, तो कोई सज्जन पुरुष जो एक तरह से चिंतनशील मस्तिष्क वाला होगा, चिंतन करने वाला होगा, माइट पास दैट वे, हो सकता है वो इस रास्ते से गुजरे, एंड ट्राई टू नो, और जानने की कोशिश करे अबाउट द लाइफ एंड अचीवमेंट ऑफ द पोएट, कवि के जीवन और उपलब्धि के बारे में। बरीड इन द ग्रेव, वो कवि जो इस कब्र के अंदर गड़ा हुआ पड़ा है। ऑटोबायोग्राफी है, कवि अपने बारे में चिंतन कर रहा है, अपने बारे में वो सोच रहा है। अब नेक्स्ट लाइनों में, जो कि हैप्पीली से शुरू होती हैं 98 से 100 तक, 2 ही लाइनें हैं, अनलैंड लॉन, यहाँ तक देखिए। द पोएट इन दिस स्टेंजा, इस स्टेंजा में, इज रेफरिंग टू हिज लव फॉर नेचर। यहाँ कवि का हमें प्राकृतिक प्रेम फिर से दिखाई दे रहा है, और हमें यहाँ पर रोमांटिसिज्म दिखाई दे रहा है, उस रोमांटिक काव्य की विशेषता भी दिखाई देगी। ही सेज दैट, कवि कहता है कि आफ्टर हिज डेथ सम वाइट हेडेड सेफर्ड, कोई बूढ़ा सफ़ेद बालों वाला ग्वाला और कंट्रीमैन या कोई गांव वाला में से हैविंग ए लुक एट द ग्रेव, उसकी कब्र को देख करके कह सकता है दैट, कि व्हेन द पोएट वॉज अलाइव, कि जब ग्रे जीवित था, कभी जीवित था ना, दे यानी कि द पीपल ऑफ द विलेज हैड सीन हिम, गांव के लोगों ने उसे देखा था, एट द टाइम ऑफ द डे ब्रेक, प्रभात काल के समय, गोइंग हेस्टली टू द ग्रेसी हिल टॉप, ओस की बूंदों से जो घास है उसके ऊपर से तीव्र गति से जाते हुए, ब्रशिंग द ड्यू इन द वे, और रास्ते में घास के ऊपर जो ओस की बूंदें थीं, तो ये कितनी बारीकी से वो ऑब्जर्वेशन कर रहा है कि घास की बूंदें ऊपर, जो घास के ऊपर पड़ी हुई हैं, जब वो वहाँ से गुजरा तो वो धुल गई, वो साफ हो गई। ही वेंट देयर टू बी एबल टू हैव ए क्लियर व्यू, वो वहाँ इसलिए पहाड़ी साइड में जाया करता था कि ताकि वो देख सके क्लियर वे ऑफ द सनराइज, सूर्य उदय का स्पष्ट साफ सुथरे दृश्य को देख सके, एंड एन्जॉय द साइट ऑफ द राइजिंग सन, और सूर्य उदय के दृश्य का वो आनंद ले सके। कवि की नेचुरल भावनाएं हमारे सामने आ गई हैं। अगली लाइनों में, जो कि 101 से 104 तक हैं, देयर एट से बबल्ले तक। In these lines the poet is expressing his love for the beauties of nature. अब यहाँ पर प्रकृति के सौंदर्य की बात की जा रही है, ग्रे के बारे में बताया जा रहा है। He says that after his death some countrymen would record the fact,
शायद हो सकता है कोई गांव का व्यक्ति इस बात का लेखा रखना चाहे, इस बात को जानना चाहे, इस सच्चाई को जानना चाहे कि ही एंड अदर पीपल हैड सीन द पोएट, कि उसने और अन्य लोगों ने कवि को देखा था लाइंग एट फुल लेंथ अंडर द ब्रांच ऑफ द डिस्टेंट बीच ट्री इन द नून टाइम, कि दोपहर के समय दूर जो वो बीच के वृक्ष लगे हुए हैं उसकी शाखाओं के नीचे उसको सोते हुए, लेटे हुए, पड़े हुए देखा गया था। द पोएट यूज्ड टू लाई विद प्लेजर, कवि जो था प्राय लेट जाया करता था आनंद से अंडर द ब्रांचेस ऑफ द बीचेस ट्री, बीच के वृक्षों की शाखाओं के नीचे, विदाउट केयरिंग फॉर ऑल दैट वाज गोइंग अराउंड हिम। देखिए, बिना किसी चिंता के कि उसके आसपास उसके ज़िंदगी में क्या हो रहा है, बिना किसी चीज़ की चिंता किए हुए वो वहाँ लेट जाया करता था, ऐसा लोगों ने देखा है। द पोएट केयर्ड ओनली फॉर म्यूजिक ऑफ द ब्रुक, और वो वहाँ लेटा लेटा सांसारिक चिंताएं तो उसने छोड़ दी और उसने सिर्फ वो जो झरना वहाँ पास ही में बहता था उसके बहने से जो कलकल की आवाज़ आया करती थी उसका आनंद लिया करता था। द पोएट केयर्ड ओनली फॉर म्यूजिक ऑफ द ब्रुक दैट फ्लोड बाय द साइड ऑफ द ट्री, पेड़ के आसपास जो झरना बहता है उसका जो पानी बहता है उसकी जो कलकल की आवाज़ है वो तो उसका आनंद लेता है। द पोएट लव्ड द, अब हमें पता चल रहा है ना कि द पोएट और द ग्रे जो है लव्ड द बबलिंग एंड मरमरिंग साउंड ऑफ द ब्रुक, उसको कल करती हुई पानी की आवाज़ जो थी, बुलबुलों से पैदा होने वाले पानी की आवाज़ से ग्रे को बहुत ही प्यार था। ऐसा हमें इन पंक्तियों से पता चल रहा है। नेक्स्ट लाइनें हम देखेंगे 105 से और 108 तक। जब हम इन लाइनों की बात करेंगे तो देखिए, हार्ड बाय से लेकर के होपलेस लव तक। देखिए, द पोएट सेज दैट द कंट्रीमैन वुड से, कि हो सकता है देहाती व्यक्ति कहे दैट कि ही हैड सीन द पोएट गोइंग बाय द साइड ऑफ द फॉरेस्ट, कि शायद वो आदमी ये कहे कि उसने जंगल में उसे कवि को जाते हुए देखा था। द फॉरेस्ट इज स्कॉर्नफुल ऑफ द ओपिनियंस ऑफ द वर्ल्ड एंड इज कॉन्शियस ऑफ इट्स ओन वर्थ एंड सुपीरियरिटी। जंगल जो संसार के लोगों के मतों के प्रति, संसार के लोगों के विश्वास के प्रति तिरस्कार की भावना रखता है और जिसको स्वयं अपनी श्रेष्ठता और समृद्धि का ज्ञान है, जिसने कहा कॉन्शियस ऑफ इट्स ओन वर्थ एंड सुपीरियरिटी, अपनी श्रेष्ठता, अपनी योग्यता का उसे खुद को आभास है। जंगल को देखिए, एज द पोएट मूव अबाउट द पोएट, और जब कभी उस जंगल में बराबर घूमता था, निकलता था, तो यह एक स्पष्ट ढंग से अपने आप में ही उन कवित्वमय विचारों और कल्पनाओं को बुदबुदाता था। कौन? कवि, यानी ग्रे। एज द पोएट मूव अबाउट द फॉरेस्ट, जब वो जंगल में घूमता था, ही स्पोक टू हिमसेल्फ, अपने आप से बात करता था, टू एन इंस्टिंक्ट वे, बड़े ही अपने आंतरिक भावनाओं में जैसे बात करते हैं, अपने आप में ही वो बातें किया करता था। पोएटिक थॉट्स एंड फैंसीज फ्लैश्ड, काव्यात्मक विचार और कल्पनाएं उजागर हुआ करती थी थ्रू हिज माइंड, उसके मस्तिष्क में, जब वो वहाँ घूमता है, जंगल में बैठता है। समटाइम्स, कभी कभी द पोएट वुड बी हैंगिंग लो, कभी कभी वो उसकी गर्दन नीचे लटक जाया करती थी, एज इफ, मानो कि अंडर द वेट ऑफ सम एंग्जाइटीज, जैसे उसके ऊपर चिंताओं का कितना वजन है और उस वजन से उसकी गर्दन नीचे झुकती हुई प्रतीत होती थी। ही वुड अपीयर लाइक वन, और उस समय वो एक ऐसे व्यक्ति की तरह दिखाई देता था हु हैड बीन लेफ्ट अलोन, जिसको अकेला छोड़ दिया गया हो, बाय वंस फेलो मैन, उसके दोस्तों के, मित्रों के द्वारा, और या फिर हु हैड नॉट अचीव्ड सक्सेस इन हिज लव, या फिर उसको अपने प्रेम में किसी भी तरीके की सफलता प्राप्त नहीं हुई है, एक निराश प्रेमी जैसा वो प्रतीत होता था। इस तरीके से वो घुमा करता था। नेक्स्ट लाइनें हैं 109 से 112 की, तो हम बात कर रहे हैं। दीज लाइन तो आपको पता ही है, ली गई हैं। द पोएट गोइंग ऑन हिज कंटेम्प्रेरी राउंड,
अब कवि कहता है कि द पोएट इमेजिन्स, अब खुद ही कल्पना कर रहा है दैट कि द कंट्री जेंटलमैन वुड से, कि वो देहाती आदमी जो गांव वाला है वो कहेगा दैट वन मॉर्निंग ही डिड नॉट सी द पोएट, कि एक सुबह उसने कवि को देखा ही नहीं, गोइंग ऑन हिज कस्टमरी राउंड टू द हिल, अपनी आदतन जो वो पहाड़ी पर घूमने जाया करता था तो उसने एक दिन उसे देखा ही नहीं, फ्रॉम वेयर ही यूज्ड टू हैव द प्लीजेंट साइट, उस जगह जहाँ से वो सुंदर दृश्य देखा करता था, ऑफ द राइजिंग सन, सूर्य उदय का दृश्य, नॉर डिड ही फाइंड हिम लाइंग अंडर द बीच ट्री इन द नून टाइम, ना ही उसने उसे दोपहर के समय में बीच के वृक्षों के नीचे लेटे हुए देखा। अनदर मॉर्निंग केम, एक और दिन निकल गया, बट द पोएट कुड नॉट बी सीन एनीवेयर, कभी फिर दिखाई नहीं दिया कहीं भी, ही वॉज नाइदर लाइंग बाय द साइड ऑफ द फेवरेट ब्रुक, अब तो उसे उस झरने के पास लेटे हुए भी नहीं देखा गया, नॉर वाज ही टू बी सीन, ना उसे देखा गया पासिंग बाय द साइड ऑफ द वुड, जंगल के आसपास घूमते हुए। नो ट्रेस ऑफ द पोएट कुड बी फाउंड, कवि के कोई नामो निशान नहीं दिखाई दिया, उसका कोई अता पता नहीं चला। नेक्स्ट लाइन है, द नेक्स्ट से लेकर थॉर्न तक 113 से 116 तक की हम बात करेंगे। द पोएट इज़ इमेजिनिंग अबाउट हिमसेल्फ, मैंने जैसे कहा ऑटोबायोग्राफी है, अपने बारे में कवि जो है वो कल्पना कर रहा है। तो द नेक्स्ट डे इट वॉज रिपोर्टेड, अगले दिन सूचना मिली, बीच में दिन निकल गया, तीसरे दिन सूचना मिली दैट कि द पोएट हैड डाइड, कवि तो मर गया है। हिज फ्यूनरल प्रोसेसन वाज कैरीड, उसके अंतिम संस्कार का जो जुलूस है, जो उसका अंतिम शव का जो जुलूस है, वाज कैरीड थ्रू द चर्चयार्ड, उसे गिरजाघर के अहाते में से होकर टू द प्लेस, उस स्थान पर ले जाया गया, वेयर ही वॉज बरीड, जहाँ उसको ले जाके गाड़ना था। ऑन हिज ग्रेव वाज रेज्ड एन एपिटैफ, और उसकी कब्र पर एक शिलालेख, स्मरण लेख लिखा गया है। एंड द कंट्री जेंटलमैन आस्क्ड द फार्मर, और जो देहाती व्यक्ति है वो शायद किसान से कहता है हु कुड बी कम फॉरवर्ड, आगे कौन जाए, उसने कहा, देहाती पुरुष जो है ने पढ़ कर सकने वाले किसान से कहा कि अब तुम आगे जाओ, मैं आगे नहीं जाऊंगा, अब तुम आगे बढ़ो और कवि की कब्र पर लिखी हुई इन पंक्तियों को पढ़ो। द फार्मर हु कुड रीड टू कम फॉरवर्ड, आगे आओ एंड रीड द लाइन्स ऑन द ग्रेव ऑफ द पोएट, और कवि की कब्र पर ये जो एपिटैफ के रूप में इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है उसको वो खुद जा कर के पढ़े। अब हम इस अगली लाइनों में एपिटैफ देखेंगे, यानी वो वहाँ पर क्या शिलालेख लिखा हुआ था उसके बारे में कवि के या थॉमस के क्या विचार हैं। देखिए, एक तरह से दिस इज़ द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ द एलिजी प्रॉपर। यदि अब हम देखें तो ये बिल्कुल समाप्ति वाला पद है। दिस स्टेंजा वाज प्रिंटेड इन सम ऑफ द एडिशन ऑफ द एलिजी, कुछ ही संस्करणों में इसको प्रकाशित किया गया, छापा गया। आफ्टरवर्ड ग्रे ओमिटेड दिस, बाद में ग्रे ने इसको हटा दिया, बिकॉज क्योंकि ही थॉट दैट, वो सोचता था कि इट वॉज टू लॉन्ग ए पेरेंथिस इन दिस प्लेस, बहुत ज़्यादा कष्ट में होता है इस स्थान पर। द पोएट इमेजिन्स ऑफ सम थॉटफुल मैन, वो यहाँ पर एक कोई विचारशील चिंतनशील व्यक्ति की कल्पना करता है, कमिंग टू एनक्वायर अबाउट द पोएट हिमसेल्फ, जो कि कवि की खुद के बारे में पूछताछ करता हुआ प्रतीत हो रहा है कवि को, आफ्टर हिज डेथ, मृत्यु के बाद। सम ओल्ड मैन टेल्स हिम, कुछ व्यक्ति उसे कहते हैं बताते हैं अबाउट द पोएट, कवि के बारे में, एंड देन आस्क हिम, और फिर वो बूढ़ा उससे कहता है कि टू कम नियर द टॉम्ब के पास जाइए, एंड रीड द इंस्क्रिप्शन ऑन हिज टॉम्ब, कब्र पर लिखे हुए लेख को पढ़िए, जस्ट बिलो द ओल्ड हॉथरॉन हेयर ट्री, वो जो हॉथरॉन के वृक्ष के पास जो हैं उनके पास आप देखिए और पढ़िए। यहाँ पर एक शब्द आया है हमारे पास, बिल्ड। बिल इज प्रिफरेबल बोथ पोएटिकली एंड ऑर्निथोलॉजिकली। इट अकर्स इन ग्रेज ऑटोग्राफ ऑफ हिज स्टेंजा इन हिज कॉपी ऑफ द 1753 edition.
बायरन सेज ऑफ दिस स्टेंजा, बायरन इस पद के बारे में कहता है दैट इट इज़ एज फाइन एज स्टेंजा एज एनी ऑफ हिज एलिज़म. आई वंडर दैट ही कुड हैव हार्ट टू ओमिट इट. मिस्टर मैसून सेज द लाइन आर एग्जीक्यूटिवली नाइस एंड डिमांड प्रिजर्वेशन. कवि इनकी बात करता है. देखिए अगले स्टेंजा की जब हम बात करते हैं एपिटैफ के अंदर से ही, तो वो जो लाइनें हैं एपिटैफ की, दीज लाइन्स मार्क द बिगनिंग ऑफ 3 स्टेंजाज. ये जो 3 स्टेंजा आगे के शुरू हो रहे हैं एपिटैफ के, उसके शुरुआती स्टेंजा की हैं. सपोज्ड एपिटैफ ऑन द पोएट ऑन हिज ग्रेव. ऐसा कल्पना की जा रही है कि कवि की जो कब्र है उसके ऊपर शिलालेख है. ग्रे इमेजिन्स दैट, ग्रे जो है वो कल्पना कर रहा है दैट ही टू वुड डाई वन डे, एक ना एक दिन उसको मरना है. ही वुड बी बरीड इन द चर्चयार्ड, उसे भी कब्रिस्तान में चर्च के बाहर गाड़ दिया जाएगा. ग्रे डिज़ायर्ड दैट, और फिर उसकी इच्छा है कि द फॉलोइंग लाइन्स शुड बी रिटन ऑन हिज ग्रेव, उसकी कब्र पर निम्नलिखित पंक्तियों को लिखा जाए. एनी वन हु पास्ड दैट वे वुड रीड दैम, और कोई भी व्यक्ति जो वहाँ से गुजरेगा वो उनको पढ़ेगा. द पोएट सेज दैट, कवि कहता है कि ऑन हिज एपिटैफ वुड फिगर एंड फॉलोइंग लाइन्स, नीचे लिखी हुई पंक्तियाँ लिखी होंगी. इन दिस ग्रेव ले द बॉडी ऑफ द पोएट, ये लिखा होगा कि इस कब्र के अंदर कवि का शरीर पड़ा है. हु नेवर गॉट फॉर्च्यून वेल्थ और फेम इन हिज लाइफ, जिसको कभी सौभाग्य, संपत्ति, प्रसिद्धि प्राप्त नहीं हुई अपने जीवन में. ही लिव्ड ए सिंपल एंड ऑर्डिनरी लाइफ, ये कवि जो था वो बहुत ही साधारण जीवन जिया करता था. बट ही वॉज एबल टू ऑब्टेन ऑफन एनफ नॉलेज, लेकिन ये ऐसा कवि था जिसको पर्याप्त ज्ञान प्राप्त था टू मेक हिम हैप्पी लाइफ इन लाइफ, और वो उस ज्ञान से ही अपने आप को प्रसन्न रखा करता था. ही वॉज वॉटरी ऑफ लर्निंग एंड नॉलेज, वो ज्ञान और कहना चाहिए शिक्षा का पुत्र था एक तरह से. एंड दीज वर नॉट प्राउड पोजेशन ऑफ हिज लाइफ, और ये जो संपत्ति थी ज्ञान रूपी, ये उसके लिए कोई घमंड की बात नहीं थी. लेकिन ही वॉज ए मेलनकोलिक यूथ, लेकिन वो एक बहुत ही उदास व्यक्ति हुआ करता था. एंड वॉज टेम्परेरीली वॉज सीरियस एंड सोबर, और वो बहुत ही स्वभावतः गंभीर विचारशील का व्यक्ति था, ऐसा कवि अपने लिए मान रहा है. नेक्स्ट एंड लास्ट लाइन 125 से 128 की बात करेंगे. लार्ज वाज से लेकर के डैश 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 ए फ्रेंड. द पोएट वाज वेरी रिच इन हिज चैरिटीज़. कभी आगे के लाइनों में अपने आप को मान रहा है कि दान में वो बहुत ज़्यादा समृद्ध था. ही वॉज वेरी लिबरल इन हिज गिफ्ट्स, उदार हृदय से दान दिया करता था. ही हैड ए सिंसियर सोल, उसकी आत्मा निष्कपट थी. एंड अपार्ट फ्रॉम दीज नोबल वर्च्यूज़, और इन श्रेष्ठ गुणों के अलावा ही डिड नॉट पजेस मच वेल्थ एंड फॉर्च्यून, उसके पास अधिक संपत्ति और अधिक यश प्राप्त नहीं था. ऑल दैट ही हैड गॉट वाज हिज कैपेसिटी, बस जो भी कुछ उसके पास था वह था कि उसकी गरीब जनों के साथ सहानुभूति करने की क्षमता. कैपेसिटी टू सिंपैथीज विद द पुअर पीपल, गरीब लोगों के साथ सहानुभूति रखता था. ही सिंपैथाइज्ड विद द मिजरेबल एंड रेच्ड पर्सन्स, वह एक तरह से दुखी और अभागे लोगों के साथ मिलता जुलता था और उनके साथ सहानुभूति रखता था. व्हेनेवर ही मेट देम, जब कभी उनसे मिलता था. फॉर ऑल दिस नोबल वर्क, और इन सभी श्रेष्ठ कार्यों के लिए ही कुड गेट फ्रॉम गॉड ऑल दैट, उसे ईश्वर से इन सब श्रेष्ठ काम के बदले वे ईश्वर से एक उपहार की इच्छा रखता था, और वो उपहार था एक मित्र उसको पुरस्कार के रूप में मिल जाए. ही डिज़ायर टू हैव ए फ्रेंड गॉड हिमसेल्फ, और द फ्रेंडशिप ऑफ अर्थली फ्रेंड लाइक वेस्ट होम, या फिर वो ये भी इच्छा करता था कि उसे ईश्वर की मित्रता मिले, या फिर वेस्ट रिचार्ड, मैंने शुरू में आपको बताया था एक व्यक्ति जो उसका मित्र था, के समान एक संसार का इस निवासी मित्र मिले, जिसे कवि संसार में अपना श्रेष्ठ मित्र मानता था कि मैत्री प्राप्त हो गई. ईश्वर ने उसे ये चीज़ दे भी दी. लास्ट लाइन है बिल्कुल नो फर्दर से लेकर हिज गॉड. दिस इज़ द कंक्लूडिंग स्टेंजा ऑफ द सपोज्ड एपिटैफ. कल्पित शिलालेख की अंतिम स्टेंजा है, पद है, विच परहैप्स, जो कि शायद द पोएट वुड लाइक टू बी रिटन ऑन हिज ग्रेव, कभी चाहता था कि उसकी कब्र पर ये लिखा जाए. द पोएट रिक्वेस्ट द पासर बाय,
कवि इन पंक्तियों में राहगीरों से प्रार्थना कर रहा है नॉट टू मेक ए फर्दर इन्वेंट्री ऑफ हिज वर्च्यू एंड वाइसेस की अब कोई भी उसके गुणों की या उसकी बुरी लतों की खोजबीन नहीं करेगा, पूछताछ नहीं करेगा आफ्टर हिज डेथ, उसके मृत्यु के बाद। दे आर बोथ लाइंग विद द गॉड, क्योंकि उसकी अच्छाई भी और उसकी बुराई भी अब ईश्वर में सम्मानित हो गई हैं। बिकॉज क्योंकि ही हैड फाउंड ए प्लेस, क्योंकि उसे तो अब एक स्थान मिल गया है इन अब्राहम्स बुज़म, ईश्वर के हृदय में, आफ्टर हिज डेथ, उसकी मृत्यु के बाद। ऑन द अर्थ, इस पृथ्वी पर ही मृत्यु के बाद अब्राहम की गोद में अर्थात ईश्वर की गोद में उसको स्थान प्राप्त हो गया है। इसलिए अब उसकी अच्छाई और उसकी बुराइयों से इस संसार को कोई मतलब नहीं है और कोई भी व्यक्ति उसकी अच्छाई और बुराइयों के बारे में अब किसी भी प्रकार की पूछताछ ना करे। ये सपोज्ड एक कल्पित एपिटैफ है जो कि कवि अपने लिए इच्छा कर रहा है कि मेरी कब्र पर ये एपिटैफ लिखा जाएगा।